यह बहुत एम्बिशन और इंडस्ट्रियल पावर का टाइम था। 20th सेंचुरी की शुरुआत में अटलांटिक शिपिंग रूट्स पर डोमिनेंस के लिए रेस बहुत इंटेंस थी। व्हाइट स्टार लाइन एक फेमस ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी जिसने नए ओशन लाइनर्स का विजन किया जो साइज, लग्जरी और सबसे इंपॉर्टेंटली सेफ्टी में अनअराइवल्ड होंगे। इस सपने ने 3 सिस्टर शिप्स को जन्म दिया, ओलंपिक, ब्रिटानिक और उन सब में सबसे फेमस आरएमएस टाइटैनिक। इसका कंस्ट्रक्शन मार्च 31, 1909 को बेलफास्ट, आयरलैंड में हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ। थाउजेंडों वर्कर्स ने 2 साल से ज्यादा टाइम तक काम किया, उस एरा की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करके इस कोलोसल वेसल को लाइफ देने के लिए। यह ह्यूमन अचीवमेंट का एक सिंबल था। टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ गई थी उसका एक प्रूफ। दुनिया ने अवाक होकर देखा जब टाइटैनिक शेप लेने लगा। इसका प्योर स्केल अनप्रेसिडेंटेड था। यह अपने टाइम का सबसे बड़ा मैन मेड मूविंग ऑब्जेक्ट था, स्टील और रिवेट्स का एक फ्लोटिंग मार्वल। लोग इसके बारे में दबी, रिस्पेक्टफुल टोन में बात करते थे। न्यूज़पेपर्स ने ग्लोइंग आर्टिकल्स पब्लिश किए, इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का मास्टरपीस कहा। टाइटैनिक के क्रिएटर्स को अपने डिजाइन पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने प्रेस के साथ मिलकर इसे डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड यूज करना शुरू किया, अनसिंकेबल। यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं था, यह एक डीपली हेल्ड बिलीफ था। शिप को एक डबल बॉटमड हल और 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स के साथ डिजाइन किया गया था जिन्हें इलेक्ट्रिक डोर्स से सील किया जा सकता था। ऐसा माना जाता था कि अगर इनमें से 4 कंपार्टमेंट्स बाढ़ में डूब भी जाते तो भी शिप तैरता रहेगा, जिससे यह वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाएगा। अनसिंकेबल होने का यह पावरफुल क्लेम पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर कर गया। यह ह्यूमैनिटी की नेचर की अनप्रेडिक्टेबल और अक्सर क्रूअर फोर्सेस पर जीत को रिप्रेजेंट करता था। उस एरा के लोगों के लिए टाइटैनिक सिर्फ एक शिप से ज्यादा था। यह एक ऐसे फ्यूचर का प्रॉमिस था जहां टेक्नोलॉजी किसी भी चैलेंज को कंकर कर सकती थी। इसकी इनविंसिबिलिटी में यह बिलीफ उसके अट्रैक्शन का एक क्रूशियल पार्ट था जो लाइफ के सभी सेक्शंस के पैसेंजर्स को अपनी मेडन वॉयज के लिए अट्रैक्ट करता था। वे सिर्फ ओशन के पार एक ट्रिप बुक नहीं कर रहे थे, वे एक ऐसे वेसल पर पैसेज बुक कर रहे थे जिसे सेफ्टी का पिनकल और अराइवल की गारंटी माना जाता था। ये कॉन्फिडेंस हालांकि जल्द ही ट्रेजिकली और कैटास्ट्रोफिकली टूट जाएगा। शिप को मई 31, 1911 को लॉन्च किया गया, एक इवेंट जिसे 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। यह इमेंस प्राइड और सेलिब्रेशन का मोमेंट था। अपने लॉन्च के बाद इंटीरियर्स को लैविश डेकोरेशन, पावरफुल इंजन्स और उन सभी एमेनिटीज के साथ फिट करने में लगभग 1 और साल लगा जो इसे एक फ्लोटिंग पैलेस बनाएंगी। जब यह अप्रैल 1912 में अपनी फर्स्ट और ओनली जर्नी के लिए तैयार हुआ, तब तक टाइटैनिक की लेजेंड फर्मली एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी। यह प्रोग्रेस का एक सिंबल था, मॉडर्निटी का एक बीकन और दुनिया की आयों में एक ऐसा शिप जो डूब नहीं सकता था। एक हिस्टोरिक वॉयज के लिए स्टेज सेट था, लेकिन यह सभी गलत रीजन से हिस्टोरिक बन जाएगा। टाइटैनिक को लग्जरी का एब्सोल्यूट पिनकल बनने के लिए डिजाइन किया गया था, एक फ्लोटिंग पैलेस जो दुनिया के सबसे वेल्दी और सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को केटर करने के लिए था। 1912 में इसकी कॉस्ट लगभग $7.5 मिलियन थी, जो आज के पैसे में एक एस्टॉनिशिंग अमाउंट होगा, $400 मिलियन से कहीं ज्यादा। यह इमेंस इन्वेस्टमेंट शिप के हर कोने में विजिबल था। फर्स्ट क्लास अकोमोडेशंस ब्रेथटेकिंग थे, जिसमें प्राइवेट प्रोमेनेड्स के साथ लैविश सूट्स, ऑपुलेंट डाइनिंग सैलून, ग्लास डोम के साथ एक ग्रैंड स्टेयरकेस, एक स्विमिंग पूल, एक जिम्नेजियम और यहां तक कि तुर्किश बाथ भी थे। क्राफ्ट्समैनशिप एक्सक्विजिट थी, जिसमें इंट्रिकेट वुडवर्क, प्लश कारपेट्स और क्रिस्टल शैंडेलियर्स थे जो लैंड पर फाइनेस्ट होटल्स को टक्कर देते थे। यह अनपैरेलल्ड कंफर्ट और एलिगेंस की दुनिया थी। शिप के फीचर्स सिर्फ लग्जरी के बारे में नहीं थे, वे लेजर और सोफिस्टिकेशन की एक सेल्फ कंटेंट दुनिया बनाने के बारे में थे। अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए टाइटैनिक ने एक लाइफस्टाइल ऑफर की, सिर्फ एक जर्नी नहीं। वे अपने दिन स्टेट ओनेफ्ट आर्ट जिम्नेजियम में एक्सरसाइज करते हुए, लाइब्रेरी में रीडिंग करते हुए या वेरांडा कैफे में सोशलाइजिंग करते हुए बिता सकते थे। सेकंड क्लास अकोमोडेशंस भी बहुत हाई स्टैंडर्ड के थे, उस टाइम के कई दूसरे लाइनर्स पर फर्स्ट क्लास के बराबर।
यहाँ तक कि थर्ड क्लास या स्टीयरेज पैसेंजर्स ने भी कंफर्ट का एक ऐसा लेवल एक्सपीरियंस किया जो ज्यादातर दूसरे शिप्स पर सुपीरियर था, जिसमें एनक्लोज्ड कैबिन्स और डाइनिंग एरियाज थे बजाय बड़े ओपन डॉर्मेटरीज के। टाइटैनिक को हर लेवल पर इम्प्रेस करने के लिए इंजीनियर किया गया था। अपनी मेडन वॉयज के लिए टाइटैनिक पर कुल 2224 लोग सवार थे, जो दुनिया के अलग अलग कोनों से सोसाइटी का एक डाइवर्स मिक्स था। इसमें पैसेंजर्स और क्रू शामिल थे। पैसेंजर्स क्लास से स्ट्रांगली डिवाइडेड थे। फर्स्ट क्लास में 324 लोग थे, एक लिस्ट जो उस एरा के एलीट के हुज हू की तरह पड़ती थी, जिसमें मिलियनियर जॉन जैकब एस्टर्ड फोर्थ और इंडस्ट्रियलिस्ट बेंजामिन गुगेनहेम शामिल थे। सेकंड क्लास में 284 पैसेंजर्स थे, अक्सर टीचर्स, इंजीनियर्स और क्लर्जी जैसे प्रोफेशनल्स। सबसे बड़ा ग्रुप थर्ड क्लास में था, जिसमें 706 पैसेंजर्स थे, जिनमें से कई आयरलैंड, स्कैंडिनेविया और पूरे यूरोप से इमिग्रेंट्स थे, जो अमेरिका में एक नई लाइफ और नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में थे। हर क्लास अपने आप में एक दुनिया थी, गेट्स और अलग अलग डेक्स से सेपरेटेड। पैसेंजर्स के एक्सपीरियंसेस ड्रामेटिकली वेरी करते थे। जबकि फर्स्ट क्लास ट्रैवलर्स ग्रैंड डाइनिंग रूम्स में मल्टी कोर्स मील्स एंजॉय करते थे और स्पेशियस प्राइवेट डेक्स पर ठुलते थे, थर्ड क्लास पैसेंजर्स शिप के लोअर, ज्यादा भीड़भाड़ वाले सेक्शंस में स्थित थे। फिर भी उनमें से कई के लिए जर्नी अभी भी एक सपना सच होने जैसा था। वे दुनिया के सबसे बड़े शिप पर सेल कर रहे थे, अटलांटिक के पार उनका इंतजार कर रहे फ्यूचर की उम्मीद से भरे हुए। यह फ्लोटिंग सिटी अपने रिजिड सोशल स्ट्रक्चर और सपने देखने वालों की अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ अपने टाइम की सोसाइटी का एक माइक्रोकॉस्म था। सभी एक शेयर्ड और अनसीन डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे थे। टाइटैनिक की वॉयज के पहले कुछ दिन स्मूथ और अनइवेंटफुल थे। विशाल शिप क्लियर, स्टारलिट स्काइज के नीचे शांत अटलांटिक वाटर्स में एफर्टलेसली कट रहा था। हालांकि जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी, शिप के रेडियो ऑपरेटर्स को दूसरे वेसल्स से एरिया में बड़े आइसबर्ग्स के बारे में कई वार्निंग्स मिलने लगी। यह अप्रैल 14, 1912 था। इन बार बार मिलने वाले मैसेजेस के बावजूद वार्निंग्स ने ब्रिज पर अर्जेंसी की कोई फीलिंग क्रिएट नहीं की। शिप लगभग 22 नॉट्स की हाई स्पीड पर सेल करता रहा, एक डिसीजन जिस पर बाद में बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। शिप के अनसिंकेबल डिजाइन में बिलीफ ने क्रू के बीच ओवर कॉन्फिडेंस की एक फेटल सेंस में कंट्रीब्यूट किया होगा। रात मूनलेस थी और समुद्र असामान्य रूप से शांत था, जिससे आइसबर्ग को स्पॉट करना और भी मुश्किल हो गया। 11:40 PM पर वह मोमेंट आया जिसने टाइटैनिक के भाग्य को सील कर दिया। एक लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक शिप के रास्ते में एक विशाल आइसबर्ग को स्पॉट किया। उसने तुरंत वार्निंग बेल को 3 बार बजाया और ब्रिज को टेलीफोन किया, चिल्लाते हुए चिलिंग वर्ड्स कहे, आइसबर्ग राइट अहेड। ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने इंजन्स को रिवर्स करने और शिप को कॉलिजन से बचने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट में हार्ड टू पोर्ट टर्न करने का ऑर्डर दिया। कुछ एगोनाइजिंग सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि वे शायद इसे क्लियर कर लेंगे, लेकिन शिप बहुत बड़ा था और टाइम पर रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत तेजी से चल रहा था। आइसबर्ग टाइटैनिक के स्टारबॉर्ड साइड के साथ रगड़ता हुआ चला गया, जिससे वाटरलाइन के नीचे कई गैशेस बन गए। इम्पैक्ट खुद कोई ड्रामेटिक क्रैश नहीं था, बल्कि एक सबटल जारिंग शडर था, जिसे कई पैसेंजर्स ने नोटिस नहीं किया। हालांकि डेक के नीचे डैमेज कैटास्ट्रोफिक था। आइसबर्ग ने शिप के 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से 5 को ब्रीच्ड कर दिया था। डिजाइन केवल 4 के बाढ़ में सिंकिंग ने को हैंडल कर सकता था। 5 के कॉम्प्रोमाइज होने के साथ शिप का भाग्य सील हो गया था। पानी अंदर आने लगा और महान शिप का बो धीरे धीरे इनएक्सोरेबल डिसेंट में बर्फीली गहराइयों में जाने लगा। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को सिचुएशन की सीवियरिटी के बारे में तुरंत इन्फॉर्म किया गया। शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज, जो बावर्ड पर थे, ने एक रैपिड कैलटोटलेशन की और ग्रिम वर्डिक्ट दिया। टाइटैनिक डूब रहा था और उसके पास ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे बचे थे। यह रियलाइजेशन कि अनसिंकेबल शिप बर्बाद हो गया था, इससे कंफ्यूजन, केओस और अल्टीमेटली ट्रेजेडी की रात हुई। क्रू ने पैसेंजर्स को जगाने और उन्हें लाइफ बोट्स की ओर डायरेक्ट करने की प्रोसेस शुरू की। हालांकि
प्लान में एक क्रिटिकल फेटल फ्लॉ था। बोर्ड पर हर किसी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे। शिप में केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो लगभग 1178 लोगों के लिए पर्याप्त थीं। वेसल पर मौजूद लोगों की संख्या का लगभग हाफ। इनिशियल पैनिक और डिसबिलीफ में कई पहली लाइफ बोट्स आंशिक रूप से खाली लॉन्च की गईं। वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट के प्रोटोकॉल का पालन किया गया, लेकिन इवैक्यूएशन डिसऑर्गेनाइज्ड था। जैसे जैसे शिप का डेक ज्यादा तेजी से झुकता गया, सिचुएशन की असली हॉरर हर किसी के लिए टेरिफाइंगली क्लियर हो गई, जो पीछे रह गए थे। टाइटैनिक का सिंकिंग न दुनिया के लिए एक गहरा सदमा था। यह सिर्फ एक सीआई आपदा से बढ़कर था। यह एक भ्रम का ब्रेक ना था। यह विचार कि टेक्नोलॉजी ने नेचर को जीत लिया था, ट्रेजिकली गलत साबित हुआ। अपनी पहली यात्रा पर ऐसे सेलिब्रेटेड वेसल का नुकसान, जिसमें 1500 से अधिक आत्माएं चली गईं, महाद्वीपों में दुख और अविश्वास की लहरें भेज दी। तत्काल बाद का समय गहन शोक और जांच का था। अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दोनों में जांच शुरू की गई, ताकि यह समझा जा सके कि क्या गलत हुआ। बचे हुए लोगों की गवाही ने शिप के अंतिम घंटों की एक दर्दनाक तस्वीर पेश की और उन महत्वपूर्ण विफलताओं को उजागर किया, जिनके कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ। यह आपदा एक क्रूअर लेकिन आवश्यक वेकअप कॉल के रूप में काम आई, जिससे सी सुरक्षा नियमों में व्यापक चेंजेस आए। सीखे गए सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक यह था कि जहाज पर हर एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होना बिल्कुल आवश्यक है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। इसके अलावा आपदा ने प्रभावी संचार के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डाला। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की गई, ताकि उत्तरी अटलांटिक शिपिंग लेन में आइसबर्ग की उपस्थिति की निगरानी की जा सके और जहाजों को संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी जा सके। रेडियो संचार प्रोटोकॉल को भी ओवरहॉल किया गया, जिसमें यह आवश्यक किया गया कि जहाज के रेडियो 24 घंटे मैन्ड रहें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डिस्ट्रेस सिग्नल्स फिर कभी अनसुने न रहें। टाइटैनिक की कहानी एक सदी से भी अधिक समय बाद भी हमें मोहित करती रहती है। इसका मलबा अंततः 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड के एलईडी में एक टीम द्वारा डिस्कवर किया गया, जो लगभग 12,500 फीट की गहराई पर समुद्र तल पर पड़ा था। इस खोज ने कहानी को फिर से सार्वजनिक नजर में ला दिया, जिसमें एक बार शानदार लाइनर की हॉन्टिंग इमेजेस को उसके अंतिम विश्राम स्थल पर दिखाया गया। यह जहाज एक शक्तिशाली अंडरवाटर मेमोरियल है, एडवर्डियन युग का एक टाइम कैप्सूल। इसकी कहानी मानवीय महत्वाकांक्षा और घमंड की, वर्ग विभाजन और बलिदान की है, और यह हमें प्राकृतिक दुनिया की ओवरवेलमिंग पावर के सामने जीवन की फ्रेजिलिटी की याद दिलाती है। अंततः टाइटैनिक की विरासत एक कॉशनरी टेल है। यह हमें अति आत्मविश्वास के खतरों और उन शक्तियों का सम्मान करने के इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाती है, जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, हमें हमेशा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाज पर मौजूद लोगों की कहानियां, अमीर और गरीब, बहादुर क्रू सदस्य और एक नई शुरुआत की तलाश में परिवार, ये सुनिश्चित करती हैं कि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं है। ये एक मानवीय कहानी है जो गूंजती रहती है, एक गंभीर अनुस्मारक है कि हमें एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अतीत की रोंगियों से सीखना चाहिए। गहरे से आने वाली गूंज में अभी भी हमें बहुत कुछ सिखाना बाकी है।